बहुत स्वागत भी हो आप सब सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ वो शो जो हम सब कुछ बताते हैं आपको खुल्लम खुल्ला, कुछ आपसे छुपाते नहीं, कुछ अंदर की बातें, कुछ किस्से, कुछ कहानियां, थोड़ी सी गॉसिप भी यहाँ पर हो जाती है, इसलिए तो आप हमारे पास आते हैं। अब जब आप भी जानना चाहते हैं कल क्या होगा, 1 तारीख का एग्जिट पोल, हम भी वही जानना चाहते हैं 4 तारीख को क्या होगा, यही सवाल सबके मन में है। तो जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे और क्या कहेंगे, वो वाली बात नहीं कहेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ। शांतनु, बहुत स्वागत आपका भी। दोनों लोग घुमैया करके आए, बहुत सारे जो है जगह जगह घूम के आए हैं अभी पिछले दिनों में। तो ये क्या राय, क्या खबर लाए क्या, तो वो इनसे हम लोग पूछेंगे। और आपके लिए आज जो एक खाली कुर्सी आपको दिखाई दे रही है, एक बड़ी खास शख्सियत हमारे मेहमान होने जा रही है, हमारे साथ होंगे। अभी बता दूं इनको या जब आ जाए तभी बता दें? जब आए तभी बता देंगे, जाइएगा नहीं, लेकिन बहुत मजेदार मेहमान, आप देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसे मेहमान को आज हमने बुलाया, बस एंटर कर रहे हैं, मैं भी शो में उनकी एंट्री कराऊंगा। उनको ये जिसको कहते हैं ना कि टीजर, ये बुरा नहीं लगेगा जब देखें। ना बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा 2 मिनट बस। अब ये जो मोदी जी जो कर रहे हैं अभी रामेश्वरम में, वहाँ माफ कीजिएगा कन्याकुमारी के अंदर ध्यान लगा रहे हैं। कल से ये ध्यान में बैठे हैं, अभी भी ध्यान में होंगे, कल भी ध्यान में होंगे, और यहाँ सबका जो है ध्यान इन्होंने भंग कर रखा है। कोई चैन से नहीं बैठ पा रहा है, कोई चैन से नहीं बैठ पा रहा है। सारा विपक्ष परेशान है। क्या करें मोदी जी, कैमरा हटाओ, कैमरा हटाओ। अच्छा ध्यान करो तो कैमरा हटाओ। क्यों कर रहे हैं? ध्यान करने गए, प्रचार कर रहे हैं मोदी जी। भाई गजब बात है। अभी शिकायत कर दी है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग को। इतनी तकलीफ है। देखिए, मुझे लगता है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पहुंच गए हैं, ये सचमुच अपने आप में बड़ा आश्चर्य का विषय है। इतनी हलचल, इतनी मारामारी, उसके बीच में कोई आदमी ध्यान मुद्रा लगा के आंख बंद करके ओमकार का जाप कर रहा है। सही कही। अब आप सोचिए जरा, इस समय में तो कुछ भी हो, मन में थोड़ा आता है, अच्छा चलो अमित शाह को थोड़ा फोन लगा लेते हैं। अच्छा नड्डा जी क्या है भाई, कुछ बताओगे? या 4 राज्यों के अध्यक्ष, 4 राज्यों के प्रभारी, कोई नहीं। और यहां ये भी ध्यान रखिए, कल उनके अपने लोकसभा क्षेत्र में मतदान। ये जो आत्मविश्वास कोई भी होता भाई, ये तो कोई भी कैंडिडेट नहीं होता भाई, सवाल ही नहीं उठता था। और ये बाबा विश्वनाथ के यहां ध्यान लगाने नहीं बैठे हैं इस बार, तो काशी में बैठ जाते। अगर चुनाव ही सीधे सिर्फ उनको लगता है कि अरे चुनाव मैनेज कर लेता है, लेना है 57 सीटें, यूपी की 13 सीटें हैं भाई, पंजाब की 13 सीटें हैं, लेकिन वो गए हैं कन्याकुमारी। जबकि काशी विश्वनाथ धाम में तो अब मैंने सुना है ध्यान के लिए बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, जगह बन गई, पूरी जगह बनी ध्यान के लिए कमरे हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री जाएंगे तो जाहिर है कि वो तो कहीं भी ध्यान करेंगे तो व्यवस्था हो जाएगी। क्या माहौल बन जाता वहां गंगा किनारे, मोदी ध्यान गंगा किनारे बैठे हो। तो या मैं कह रहा हूं कहीं नहीं किसी घाट पे धूनी रमा लेते, उसके बाद देखिए क्या कैमरे नहीं लगे तो आफत और मच जाती। नहीं, मैं बनारस में ही बैठ गए। मैं उसी की बात कर रहा हूं। और मैं ये जो सुन रहा हूं कि लगातार लोग कह रहे हैं कि कैमरा लेकर गए। प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल के तहत कहीं भी जाएंगे तो कैमरा जाएगा, उसके विजुअल, उसकी फोटो। हाँ, किसी ऐसे काम में कोई नेता जा रहा हो जिसको ना बताना हो तो भाई कैमरा ऑफ करा देगा। ऐसा कर्म प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा कर्म कर रहे हैं जो दुनिया देखे। और क्या प्रधानमंत्री के ध्यान की कोई लाइव फीड आप लोगों को मिली? मैं पूछना चाह रहा हूं। नहीं मिली टीवी चैनल पर नहीं मिली। वो इंपॉर्टेंट, शुरुआत में थोड़ी तस्वीर आई थी, शुरुआत में आई थी थोड़ी सी तस्वीर, खत्म। इसका मतलब ये हुआ। और अगर उस तस्वीर की बात करेंगे तो भाई जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी की वैष्णो देवी की गुफा से लेकर राजीव गांधी से लेकर कौन नहीं जाता है? आपको इस बात पर हंसी नहीं आ रही? मुझे तो जितना सोच रहा हूं उतनी मुझे हंसी आ रही है कि एक आदमी आंख बंद करके कहीं देश के कोने में बैठा है, बाकी पूरी दुनिया परेशान है। मैं यही कह रहा हूं, क्या हो गया? अपना तो चित्त साध लिए, दूसरे का चित्त ऐसा स्थिर कर दिए कि सब बेचैन है, परेशान है। उस पर ये ध्यान से ठीक पहले क्या बोल के गए? मैं चुप हूं अभी, हाँ मेरा मुंह मत खुलाओ। अब सोचिए, ये कह के जब मुंह बंद किया, मुंह खोल दिया, तो लोगों के मन में क्या क्या चल रहा होगा। जितने लोगों ने कुछ कुछ गड़बड़ किया होगा तो बेचारे परेशान होंगे, किसी से बात करा दो, कोई कुछ जुगाड़ मिल जाए, 4 जून से बात। अच्छा सच बात बताइए, आपको ऐसा लोग नहीं पूछ रहे हैं अब कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या क्या करेंगे, क्या होगा देश के अंदर? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और खासकर पिछले साल से जिस तरह से करप्शन के केसेस पे एक्शन हुआ है कि 2 चीफ मिनिस्टर इस समय जेल में है, मतलब एक जाने वाले हैं कल वापस, उन्होंने बीमारी का खूब बहाना बनाया, तो वो जो है तो मेरे ख्याल से, और उन्होंने कहा भी है जिस तरह से कड़ी आंखों से कि जो होने वाला है, तो एंटी करप्शन के अगेंस्ट कार मेरे ख्याल से मोदी 3.0 का एक बड़ा। क्या बातें ज्यादा सुन रहे हो आप? कल एग्जिट पोल आएगा 3 दिन बाद परिणाम, नहीं क्या आवाजें सुन रहे हो? मोदी आ रहा है या मोदी जा रहा है? प्लेन सिंपल। आप दुनिया भर में जाके मिलते हो ना। देखिए, मैं
करीब करीब 13 राज्यों में गया और अभी कम से कम मैं उत्तर प्रदेश के 6 जिलों से घूम के आ रहा हूँ पिछले Right 12 अभी, दिन से। और right हम away. काशी में हम साथ में मिले। इलेक्शन में आवाज कम है, एक तो गर्मी बहुत तीव्र, आवाज कम है, इलेक्शन का प्रतिशत भी आधा % 1% ऊपर आया है। लेकिन चलिए आइए, हमारे आपके आप मेहमान आ चुके हैं। मैंने देखिए आपसे कहा आएंगे तो खुद ही आप जान जाएंगे। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी बहुत स्वागत आपका, बहुत स्वागत आपका। बैठे। मैंने कहा आप नाम नहीं बताऊंगा आज कौन आ रहे हैं, लोग आ जाएं एक बार सेट पे तो मैंने कहा तब, लेकिन तबीयत हरी हो जाएगी लोगों की देख करके। देखिए साहब, आज कल एग्जिट पोल की बेला पर हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। सर, एक इस प्रोग्राम की अनिवार्य एक शर्त है, मैं आपको शुरुआत में बता दूं, यहाँ पर बताना सब पड़ता है, छुपा कुछ नहीं सकते आप, सच बोलना पड़ता है। मोदी सरकार में पूर्ण पारदर्शिता है। अच्छा, एक मुझे फिल्म का डायलॉग याद आ गया। एक वो आमिर खान और सलमान खान की एक फिल्म थी ना, बड़ी कॉमेडी पिक्चर थी। उसमें एक कैरेक्टर है शक्ति कपूर का, क्राइम मास्टर गोगो। क्राइम मास्टर गोगो लेके जाऊंगा, आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा। तो सुधांशु जी आज आए हैं तो कुछ दे के जाएंगे। कुछ दे के जाएंगे। वैसे ये जो क्राइम मास्टर गोगो वाला कैरेक्टर है वो आपको चुनाव में किस किस में दिखा? अरे राम, में से मत बताइए, ये दर्शकों के विवेक पे छोड़ दीजिए। क्राइम मास्टर गोगो कैसे लिखिए, कमेंट्स में लिखिएगा। क्राइम मास्टर गोगो कौन है सर? अभी हम ये बात कर लोग रहे हैं। बता सकते हैं, ये देख रहे हैं, उसी के नीचे लिख के आपको बता कौन सकते हैं। आपको कौन दिखा क्राइम मास्टर गोगो? समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। क्योंकि अभी चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है ना, इसलिए लोग अनुमान लगाने दीजिए। देखिए क्या है, कल्पना में जो आनंद है ना, आप लिखिए कमेंट में क्राइम मास्टर गोगो कौन है क्राइम मास्टर गोगो, ये पता चला। सर, हम बात कर रहे थे इस चित्र की, प्रधानमंत्री की इस मुद्रा की बात कर रहे थे। एक आदमी ने कहा मैं ध्यान लगाने जा रहा हूँ, वो समंदर किनारे बैठे होंगे किसी कमरे में, ध्यान हमको भी नहीं मालूम कौन से कमरे में बैठे हैं। यहाँ दुनिया परेशान है, चुनाव आयोग से लेकर के तमाम मीडिया में शिकायत हो रही है, क्या हो रहा है, इसको बंद कराओ, नाटक हो रहा है, तमाशा हो रहा है, प्रचार हो रहा है, ये कल वोट पड़ना है, मोदी जी प्रचार कर रहे हैं आंख बंद करके। देखिए मोदी जी तो शांतिपूर्ण ध्यान कर रहे हैं, उसमें उनको लग रहा है कि फोटो से प्रचार हो रहा है। ठीक, वो तो मंदिर में गए हैं, धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, वर्षानुवर्ष से वो इस प्रकार की त्याग तपस्या करते रहे हैं। राम मंदिर के समय भी किया था। और आपको याद हो, श्री राम जन्मभूमि न्यास के जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी जी, उन्होंने जब उनका व्रत तोड़वाया था श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन के समय, प्राण प्रतिष्ठा के समय, तो उन्होंने क्या बोला था कि मैं तार्किक व्यक्ति हूं, तो मेरे मन में संदेह था ये कर पाएंगे या नहीं। तो जब इनकी माता जी जीवित थी तब मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा 40 वर्ष का अभ्यास है नवरात्रि के दौरान ये करने का। उसमें तो उनको नाटक नजर आता। मजे की बात यह है, जो रोजे रखते नहीं थे वो रोजेदारी करने जाते थे, और वो रोजा अफ्तार करते थे, और उसकी फोटो बड़का बड़का लगा के अपनी दिखाते थे, और वो जो था वो प्रचार नहीं था, वो तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। और मैं मजे की बात ये बता दूं, कलाम साहब जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इसलिए मना करवा दिया था। उन्होंने उसके कारण में कहा कि ज्यादातर जो लोग आते हैं वो तो रोजा रखते ही नहीं है। मतलब ना बुलाने वाला रोजेदार होता था, न आने वाला रोजेदार होता था, न खाने वाला रोजेदार होता था, खामखा का रोजा अफ्तार। गुरुजी वो भी तो बंद करा दिया आप, अब कौन रखता है रोजा अफ्तार, बताइए मुझे साहब। हमारा कैमरा तलाशता रह जाता है, कहां पर होगा, आज कहां है भाई, आज कहां है भाई। अच्छे खजूर भी आने हमने बंद नहीं करवाया, वो तो इकबाल था जो खुद ब खुद बुलंद हो गया। 2014 के बाद कांग्रेस ने बंद कर दिया, अंदरूनी छोड़िए, वो तो अलग बात है, कांग्रेस ने क्यों बंद कर दिया, उनको उनसे पूछना चाहिए। परंतु मैं एक बात कहता हूं, देखिए यहां पे गंभीर बात कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी जिस बिंदु पर जाकर खड़े हैं और वहां ध्यान कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि बस मैं देख रहा हूं एक शताब्दी के बाद क्या समय आ रहा है। और स्वामी विवेकानंद ने अपना शरीर छोड़ा 1902 में जी, एक शताब्दी कब पूरी होती है, 2002 में। और जाके चेक कर लिए 2002-03 में तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जिसमें इंडिया करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। गौड़ी गजब की बैठाते रहिए, क्यों? अब सुनिए, इंडिया की सक्सेस स्टोरी 2002 के बाद शुरू हुई। 2003-04 का थर्ड क्वार्टर कोई जाके चेक कर ले, फर्स्ट क्वार्टर है जिसमें इंडिया की ग्रोथ रेट 10.5% हुई। फॉर द फर्स्ट टाइम वी टच 10%, और उस क्वार्टर में हम चाइना के आगे थे। और एक और बात बता दूं, 2002 के बाद 2003 का ही वो वर्ष आया जब कोर्ट की अनुमति से श्री राम जन्मभूमि में वो हुई खुदाई और सारे खंभे निकल आए। और ये भी चेक कर लीजिए 2004 ही वो वर्ष आया जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन हुआ। ऐसा नहीं है साहब, जिन आध्यात्मिक स्थलों पर जाकर
ध्यान कर रहे हैं उन आध्यात्मिक स्थलों का संबंध जिन महापुरुषों से है, उन्होंने बहुत कुछ देखा उससे हुआ भी प्रॉब्लम है सर, उससे भी प्रॉब्लम है। अब आपकी पार्टी ने क्या पोस्ट करा दिया, नरेंद्र जहां गए थे ध्यान लगाने, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी वहीं पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। बोले नरेंद्र की तुलना कर दी राम। तुलना किसने की? वहीं गए हैं ध्यान लगाने। तुलना तो वहां पे होती है जहां पर कि वहां तुलना तो चलिए, इनको इनकी तुलना खराब लग रही है, वहां तो तुलना और भयानक हो रही है, सीमा पार से तुलना हो रही है। राहुल गांधी कितने महान है, उधर वाले बड़के वाले वो फवाद चौधरी वाले, फवाद भाई जो कहते पुलवामा में घुस के मारा है। ये सब वो वाले ना उस कैबिनेट के थे जो कहते थे पौवा पौवा भर के बम रखे हुए हैं हम लोगों ने, और जिसके लिए मणिशंकर ये कहते थे उनका सम्मान करना चाहिए, इज्जत करो पाकिस्तान की पौवा। जबकि एक और बात बता दूं, देखिए पढ़े लिखे लोगों को ऐसी हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक और बात बताऊं, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 98 में 5, अगर किसी को याद हो, पहले 11 मई फिर 13 मई, और पाकिस्तान ने कहा हम भी 5 करेंगे। पर दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या था? हमारा एक हाइड्रोजन बम था, यानी वो न्यूक्लियर बम, एक एटम बम था। हमने अलग सब किलो टन के भी किए थे। सब किलो टन का मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर के एरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपका पूरा एयरबेस डिस्ट्रॉय कर देगा। वो शहर पे छोड़ने वाला आप हमेशा नहीं यूज करते, जो टैक्टिकल यूज है वो उसका यूज है, वो हमारे पास। भैया उनको नहीं पता है, यहां वालों को तो पता होना चाहिए। परंतु वो साहब कहते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, और मजे की बात उन्हीं के गठबंधन के लोग कहते हैं कि भारत का न्यूक्लियर आर्सेनल खत्म कर देना चाहिए। लेफ्ट वालों ने बोला था, लेफ्ट वालों ने बोला। अरे तो सब चला सुधांशु, सब चला, आरक्षण भी चल गया, पाकिस्तान भी आ गया, सब कुछ हो गया। अब तो सब ये जानना चाह रहे हैं कि आज जरा आप सुधांशु जी जो है बिल्कुल ईमानदारी से बिल्कुल जरा ये बता दीजिए, जरा 4 तारीख वाला मामला जो है क्या है भाई? योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं 240 260, एक और सिफारिश बहुत बड़े वाले हैं, उन्होंने कहा कि वो भी कह रहे हैं कि भाई अब मेजोरिटी तो नहीं आती। लेकिन ऐसे मत बोला कीजिए आप, देखिए मैं ये कह रहा हूँ बड़े वाले हैं तो बहुत बड़े सिफारिशिस्ट हैं हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े सिफारिशिस्ट हैं, इसको थोड़ा ऐसे लेते हैं, बहुत बड़े वाले हैं भैया। नहीं बड़े सिफारिशिस्ट हैं, वो भी कह दिए नहीं आ रही, फुल मेजोरिटी नहीं आ रही। देखिए 2019 में कितने लोग हमें फुल मेजोरिटी दे रहे थे बताइए? 2014 में कौन दे रहा था? हमने कहा था 272 प्लस हुआ, थोड़ी धुकधुकी तो 300 कहा था वो हुआ, कोई चिंता की बात नहीं। थोड़ी तो धड़कन बढ़ती होगी, धुक 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 धुक। अब ये देखने की बात होती है कि मतलब स्कोर कितना रहेगा, ये देखने की बात होती है। बस मैच का वो रिजल्ट पर कोई एरोगेंटली नहीं कह रहा हूं। देखिए देश की जनता ने जो कुछ परिवर्तन देखा, 5 pronged स्ट्रेटजी रही है मोदी जी की। नंबर 1, पहले लास्ट माइल डिलीवरी। अरे गरीब के पास पहुंचे तो वो चीज आजादी के इतने साल के बाद। अटल जी के दौर में एक प्रयास हुआ, पूरा नहीं हो पाया था, जिसे हम कहते थे ना उगा सूर्य कैसा, कहो मुक्ति का ये उजाला, करोड़ों घरों तक ना पहुंचा। पहले डिलीवरी पहुंचाना, इंश्योर करना, फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इससे ज्यादा रोबस्ट कोई है? सारा डेवलपमेंट बेकार है अगर आपके अंदर सिक्योरिटी नहीं है। 3rd, फिर मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 4th, इंडिया का जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक प्रेस्टीज एनहांसमेंट। एंड 5th, अरे उस देश का क्या मतलब जिसका विकास भी हो जाए, इंटरनेशनल लेवल पे भी आ जाए, इसकी पहचान ही ना हो, वो सांस्कृतिक गौरव शताब्दियों का। तो अगर देखा जाए इस 5 डायमेंशन के ऊपर आगे बढ़े हैं, तो मुझे लगता है इंटेंजिबल हो या कॉन्सेप्चुअल हो, यानी यथार्थपरक हो या वैचारिक हो, दोनों में जो किया है उसमें हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। जरा 5 पर जरा कसिए तो बात का जरा कसौटी। देखिए मैं अभी करीब 12-13 जिलों में गया, शाम को कार्यक्रम होते थे, दिन में निकल जाते थे गर्मी में गांव में। पहले तो हम कुछ अपने साथ के लोगों के साथ गए जो थोड़े से आइडियोलॉजिकल अलाइन थे, वो कुछ घरों में ले गए। उसके बाद में कुछ एनजीओ के लड़कों के साथ जाने लगा, और केवल करता था नल की टोटी खोल के देखता था हर्ष भाई, और 90-95% में पानी आता था। और वो बड़ी अनसेरेमोनियस नल की टोटी लगी थी। आपको लगा इससे कैसे चुनाव में इससे कैसे आएगा? दिल्ली वाले भी सुन रहे होंगे। हाँ देखिए, अब दिल्ली में देखिए कैसा पानी आ रहा है, टैंकर लगा के बेचारे पानी पी रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ, चंदौली के गांव में, कुशीनगर के गांव में, देवरिया के गांव में, गोरखपुर के गांव में पानी आ रहा है। जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे 10 करोड़ में कनेक्शन मिल गया, नया नल लगा, बिल्कुल पता लग रहा, नई वाइट पाइपलाइन लगी उनके घर में। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मोदी जी ने पानी भी पहुंचाया, और पानी का दूसरा अर्थ होता है कि आत्म स्वाभिमान। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो वो वाला पानी भी पहुंचाया जिसे जल या वाटर कहते हैं, पीने वाला पानी, और आपके मान सम्मान स्वाभिमान वाला पानी, दोनों की रक्षा की है। तो मुझे लगता है इसलिए देश। और एक और मैं बात कर दूं, देखिए ये चुनाव अब तो अंतिम उसमें आ गया। एक बात बहुत समझिए, ये था एक कन्वेंशनल अप्रोच का चुनाव, जो सुविधा की राजनीति होती थी।
भाई जरा देश को जात बिरादरी के कुछ टुकड़ों में बांटो। एक कट्टरपंथी जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसके जो कट्टरपंथी तत्व हैं वो होल सोल एक्सक्लूसिव, जैसे कहते हैं ना हम लोग फलानी चीज के अधिकृत विक्रेता, तो मुस्लिम वोटों के अधिकृत विक्रेता जो कट्टरपंथी मुस्लिम है उनको थोड़ा खुश करो, एक वोट उससे मिल जाएगा, थोड़ा बहुत जात बिरादरी करो, थोड़ा वोट उससे मिल जाएगा, कुछ क्षेत्र में बांटो और 2-4 अच्छे बयान दो और बस उसके बाद अपना काम पूरा। जो याद करिए दिग्विजय सिंह जी 2003 हारने के बाद क्या बोले थे कि डिलीवरी करने से, काम करने से थोड़ी चुनाव जीते जाते हैं, चुनाव तो मैनेजमेंट और माहौल बनाने से जीते जाते हैं। तो एक वो अवधारणा जो मोदी जी के आने से पहले की थी, और एक है कि यथार्थ में डिलीवरी करो, ईमानदारी से काम करो, अहर्निश काम करो और देश का उत्थान करो और फिर रियलाइजेशन करो। एक है वो पुरानी मानसिकता ब्रिटिश टाइम का जो कैरिड ओवर इफेक्ट है कि कास्ट में, रीजन में, रिलीजन में, लिंग्विस्टिक में बांटे रहो, बांट बूट के अपना थोड़ा एक टुकड़ा ले लो, फिर एक टुकड़ा इधर जोड़ लो, और एक है कि भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में ले जाओ। तो मुझे लगता है कि यह चुनाव इसका भी था कि वो पुरानी आउटडेटेड अप्रोच या मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड अप्रोच। नहीं देखिए सुधांशु जी, ये तो फैक्ट है ना, वो जो भी आप बता रहे हैं कि पुराना फॉर्मूला होता था, वो फॉर्मूला तो आज भी चलता है ना भाई। देश के अंदर कहीं भी मुसलमान, हर राज्य में, मैं कह रहा हूँ हर राज्य में 15 से लेकर 30% तक मुस्लिम वोट है ना सब जगह पर। वो आपका तो नहीं है, ये तो क्लियर है। इस बार बाकी सब लोग अलाइंड थे, जुड़े हुए थे, तो वो तो वहीं जा रहा है। अगर 20% मिनिमम 20% एक वोट अश्योर्ड है कि मुझे मिलेगा, तो भाई वो ऐसा तो है नहीं कि उसको हिंदू में कोई वोट करता नहीं है, पूरे किसी की अपनी जात भी होती है, कुछ कैंडिडेट का वोट भी होता है। देखिए पूरे भारत में एक एस्टैब्लिश फार्मूला क्या रहा राजनीति का, पहले कोई पार्टी उठती थी और उत्तर से दक्षिण तक हर राज्य में कोई ना कोई एक जाति ऐसी जरूर है जिसकी 10, 12, 15% वोट। एग्जैक्टली वही बोल रहा पहले घनघोर कास्ट की बात करो, घनघोर कास्टिज्म की बात, और ये इनके प्रकार उस जाति का वोट अपने साथ जोड़ो। फिर भारत के हर राज्य में मिनिमम 10-15% से लेके 25-30% तक मुस्लिम है। फिर घनघोर सांप्रदायिकता की बात करो, दोनों मिला के 25% 30% हो गया। अब बस तुम्हारा राज आ गया। वो यहां से शुरू करते हैं। मैं इसलिए बात कह रहा हूं। अब होता क्या है कि जिसने अब अगली बार अब आप जब आ गए, अब तो आपको जो कहना था कर दिया, अब 20-25 साल बाद कोई आपसे छीनना चाहेगा तो उससे ज्यादा तीखी बात करेगा। एक पॉलिटिक्स का सिद्धांत है ना, इट इज वेरी इजी टू राइज फ्रॉम एक्सट्रीम बट वेरी डिफिकल्ट टू राइज फ्रॉम मिडल या पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, अगला उससे ज्यादा एक्सट्रीम बोलेगा, फिर अगला उससे एक्सट्रीम बोलेगा, तो उससे समाज के अंदर कड़वाहट बढ़ती चली जाएगी, मगर सबको कुछ कुछ साल की सत्ता मिलती चली जाएगी। बस इतना सोच है। किसने देखा, किसको फर्क पड़ता है कि 25 साल बाद और 30 साल बाद और 50 साल बाद देश का क्या होगा। हमारी सोच क्या है, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, ये 25 साल का जो अमृत काल है ये वो आधार बनाएगा जो 1000 साल तक भारत का के भविष्य का बेस तैयार करेगा। इसका मतलब 10 साल का परफॉर्मेंस जो अमित शाह जी ने कहा था, 25 साल का एजेंडा, 1000 साल का विजन और 10,000 साल पुरानी प्रेरणा। कहां चुनाव इसमें बीच में आता है? नहीं, इसमें तो नहीं आता है। लेकिन वोटर जो है सर, वोटर तो चाह रहा है मुझे क्या मिला, मुझे क्या दिया। मैं तो सिंपल पूछूं, मैं वोटर हूं, अगर गांव में रहता हूं, मुझे क्या दिया मोदी जी ने, मुझे वे पूछेगा ना, उसका जवाब आना चाहिए। उसका जवाब यह है कि 25 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला, 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिया, 16 करोड़ घरों में नल पहुंचाया, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना दी, 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिला। इसके अलावा फिर चाहे रेडी पटरी वालों के लिए योजना रही हो या विश्वकर्मा योजना रही हो, किसान सम्मान निधि रही हो, और हर गांव में सड़क पहुंचाई, हर गांव में बिजली पहुंचाई। अब इस समय देश में कोई ऐसा राज्य नहीं जिसमें एयरपोर्ट ना हो। पूर्वोत्तर में रेल पहुंचाई। तो ऐसी बात नहीं है ये जिसे कहते हैं एयरपोर्ट वहां से जहाज उड़ता भी और उतरता भी, दोनों काम होते हैं ना। दोनों काम होते हैं साहब। मगर कुछ लोग ऐसे कि जो उड़ जाते हैं उसके बाद पता ही नहीं होता कि नीचे कब आएंगे। अब एक और बात बताएं, और भी अगर देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहां है? कश्मीर में। दुनिया का चिनाब पे। वो किस कालखंड में बना? अभी ये बताइए, सबसे बड़ा केबल का पुल कहां है? गुजरात में। सबसे बड़ा समुद्र पे सेतु मुंबई के पास अटल सेतु। अगर हमने नदी के नीचे से मेट्रो बनवाई कोलकाता में, ये सब कुछ हुआ ही नहीं। चलो मान सकते हैं तुमको राम मंदिर, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, उससे दिल में दर्द होता हो, अरे ये तो डेवलपमेंट है, ये तो अपनी आंखों से देखो, इसमें कोई किंतु परंतु। चलिए, विमान वाहक युद्धपोत भारत ने बना लिया अपना, अब एसॉल्ट राइफल्स भी बनने लगी। अब यही देखिए, मतलब कहना नहीं चाहिए कि क्या विचित्र उनकी बुद्धि को कहा जाए। कहते हैं संपत्ति का हम बंटवारा करेंगे। अरे भाई, संपत्ति तो अब अर्जित करने का वक्त आया भारत का। 4-4, 5-5 देशों से डिफेंस एग्रीमेंट हुए हैं। पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम।
हम उस स्थिति में पहुंचे। अच्छा ये बताइए, अभी पिछले 2023 का आया है डाटा, $125 बिलियन का फॉरेन रेमिटेंस आया भारत में, वर्ल्ड में मैक्सिमम, हम चाइना से आगे निकले इसमें 125 बिलियन। और अभी तक क्या होता था, लोग कहते थे वो मिडिल ईस्ट के देशों से जो हमारे यहां सामान्य व्यवसाय करने जाते थे, नहीं, इस बार साहब 36% से अधिक आया है। ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर में जो हाई वैल्यू जो जॉब माने जाते हैं, यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इनसे, अरे अब तो भारत दुनिया की संपत्ति लाने की बात आई है और इनका दिमाग वहीं अटका पड़ा है जैसे कि उससे पहले कुछ होता ही नहीं था। तो देखो, कि सब हम आपस में लड़ लें। अरे साहब अभी खूब जम के आने वाला है। वो चुनाव किस पर लेकर के गए? चुनाव ले गए आरक्षण के ऊपर, शुरुआत से फेज 1 से आरक्षण को मुद्दा बनाया गया। अच्छा, आरक्षण का लेना एक ना देना दो, कौन मान लेगा भाई? कोई सरकार आके आरक्षण छीन लेगी किसका? मैं कह रहा हूं, जब ये हम लोग बात कितनी बात की है इस बारे में, नहीं, हवाई बात। सरकार आरक्षण छीन लेती है, जामिया मिलिया में छीन लिया था 2011 आप लेकर 2011 में, या वो काउंटर नहीं, तो अब सुनिए, उन्होंने आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को दिया, और छीनने के दूसरे तरीके भी होते हैं, जो पश्चिम बंगाल में है कि 71 जातियां ओबीसी में डालो, उसमें 65 मुस्लिम। ये होता है पिछवाड़े से घुसपैठ करना। ये आपको तब बोलना पड़ा ना जब वो आरक्षण चिपकाने लगे आपके ऊपर। ना, ये तो हम हमेशा से बोलते थे। हम 2012 में उन्होंने जब ये विषय रखा तब हमने इसका विरोध किया था, जाके चेक कर लीजिए यूपी विधानसभा में। 2009 में जिस समय कांग्रेस का मैनिफेस्टो जाके पढ़ लीजिए, हमने उस समय विरोध किया था। आडवाणी जी और राजनाथ जी हमारे अध्यक्ष, दोनों के बयान जाके देख लीजिए, हमने खुल के बोला, ऐसी बात नहीं। चला क्या, लेकिन फिर अब तो चुनाव खत्म हो गया। चुनाव वैसे मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं आपको, ये कांग्रेस का रोग पुराना है। ये 1950 में मई में जवाहरलाल नेहरू एक लियाकत अली से पैक्ट करके आते हैं और कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण देंगे। ये बाकायदा वो अपनी कैबिनेट में प्रस्ताव लाते हैं। एनवी गाडगिल ने अपनी किताब गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में लिखा है कि उन्होंने पुरजोर विरोध किया, फिर गोपालस्वामी अयंगर ने विरोध किया, फिर सरदार पटेल ने कहा ये जो 2 पैराग्राफ हैं इस पे कैबिनेट में सहमत, इसको रीड्राफ्ट किया जाए। फिर रात में एनवी गाडगिल ने लिखा, सरदार पटेल ने कहा, वो 2 पैराग्राफ हटा दिए गए जिसमें था कि मुसलमानों को उनके अनुसार आरक्षण देंगे। 1950 तो ये जो है ये फितरत है खानदानी। वो पुराना गाना था ना, ये रईसी है खानदानी, ये रईसी नहीं, ये बीमारी है खानदानी। तो चुनाव में चला क्या फिर? नहीं, देखिए, ठीक बात है, सुधांशु जी जो कह रहे हैं वो बाकी बातें दुरुस्त है, लेकिन संविधान और आरक्षण चला। अच्छा, और प्रधानमंत्री राहुल गांधी जो बात बोले वो चली। अच्छा। और एक वर्ग में बहुत गहरे ये बात बैठी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़बोले नेताओं का भी योगदान है, जो बोल गए कि 400 लाएंगे तो हम ये करेंगे। अब उनको बोलते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि संविधान समीक्षा, और संविधान बड़ा संवेदनशील विषय है। जिस प्रधानमंत्री के समय में बाकायदा 2 दिन के लिए संविधान पर चर्चा होती हो, जिस प्रधानमंत्री के समय में बाबा साहब अंबेडकर के लिए पंचतीर्थ बनते हो, उसमें अगर भाजपा का कोई नेता हल्की बात या कहें कि ऐसे ही बोल देता हो, उसको सोचना चाहिए। ऐसे नेताओं पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि चुनाव के समय में आप अगर बोलते हैं, और उसकी वजह से एक वर्ग है जिसको लगा कि अरे ये तो क्या हमारा आरक्षण चला जाएगा क्या। यही वजह है, मतलब मेरा ये निजी तौर पर मानना है कि यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसको बार बार वो कोशिश कर रहे थे, वो 100 सुनार की एक लुहार की था। कोई माने या ना माने, जिस भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो तक में एक भी हिंदू मुसलमान नहीं था, और अंत में प्रधानमंत्री बोलते हैं उसको कि मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि मीडिया में आएगा, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा। वो हिंदू मुसलमान जो चुनाव हुआ, उसके लिए, जिसको आप कहते हैं ना कि जब लगने लगा कि ये कहीं ऐसा ना हो कि बैकफायर कर जाए, ये कहीं ऐसा ना हो कि एक वर्ग को लगने लगे कि अरे बाबा साहब वाला संविधान वही खत्म हो जाएगा तो हम करेंगे क्या, और उसको लेकर एक बड़ा वर्ग आज भी संवेदनशील है, बहुत चिंतित रहता है, जबकि हर किसी को जानकारी होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी का आरक्षण छीना नहीं है, बढ़ा ये यहां तक कि प्रमोशन तक में दे दिया। के बाद फिर ये बात लानी पड़ी, बिल्कुल, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। छीनेंगे ये आप तुम्हारा आरक्षण, ये जो कह रहे हैं छीन ये रहे हैं, और उसके बाद फिर जामिया मिलिया, एएमयू, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सारी चीजें, और फिर पश्चिम बंगाल का, उसी के बीच में हाईकोर्ट का निर्णय आ जाए। आज ध्यान मुद्रा में मुझे तो याद आ गया मेरे को, ये देखिए जो इन्होंने बात कही, उससे ये बात मैं मानता हूं, उनका टारगेट रहता भ्रम और भय, इसके आधार के ऊपर वोट पाओ। हमारा रहता है विश्वास और कार्य, कर्मठता, इसके आधार पर वोट पाओ। राम जी कितना चले चुनाव में? देखिए, राम जी आपको चर्चा में नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जब गांव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो। मैं और हर्ष भैया कल मंदिर में थे सुबह 5:30 बजे। कितने लोग थे मंदिर में, आपको लगेगा जब हम लौटे 7 बजे तो गदौलिया तक जस्ट वहां तक लाइन लगी थी।
ये सुबह 7 बजे 5:30 बजे तो हजारों लोग मंदिर के अंदर, सुबह 5 बजे बाहर निकले तो 7 बजे तक लाइन लगी थी। और ये इसमें से अधिकतर अभी तो उत्तर प्रदेश में स्कूलों की छुट्टी भी नहीं हुई है, ये सारे साउथ के लोग थे, ये सारे बंगाल के लोग थे, इसमें उड़ीसा के लोग थे, बातों से पता लगता। और आधों से बात करोगे अब अयोध्या जाएंगे, वो सारे अयोध्या जा रहे। तो इसकी चैटर नहीं है, इसकी बात नहीं हुई, क्योंकि हो चुका जो बड़ा आयोजन था वो हो चुका। तो इसकी उतने गाने नहीं चल रहे हैं, उतना सोशल मीडिया पोस्ट नहीं डाल रहा आदमी, इसलिए लोगों को लग रहा है राम नहीं चल रहे हैं। राम लोगों के मन में, हर आदमी व्यक्ति कर रहा है कि क्या बड़ा भव्य मंदिर बना दिया, तो वो चल रहा है। जब सुबह 5:30 बजे हजारों लोग आप काशी विश्वनाथ में देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। इसको मैं एक लाइन में कह दूं, वो दिमाग में नहीं है इसलिए ध्यान में नहीं आते, दिल में है। दिल में अच्छा, तो वो कह नहीं रहा है उसको, बार बार कह नहीं रहा है, लेकिन वो और दिमाग में नहीं है, दिमाग में नहीं, बातचीत में नहीं आते, और उसकी शायद जरूरत नहीं है। डर इसीलिए है, डर इसीलिए है कि ये जो ध्यान करने बैठे हैं, ये रिमाइंड ना करा दे, तो वो ध्यान दिलाएगा। बिल्कुल, असली डर वहां है, वो सोच रहे हैं कि अच्छा राम मंदिर भी याद आएगा, अरे यार इतने सालों तक संघर्ष था, नहीं हो पाया। काशी विश्वनाथ धाम, अब जो जाता है पहले से, मैं सच कह रहा हूं, वो अकल्पनीय है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर उस तरह का हो जाएगा कि लोग खुले में बैठेंगे, आराम से करेंगे, और मतलब जिसको कहते हैं ना कि आप साधना करने के लिए वहां, योग करने के लिए वहां मंत्रोच्चार करते पंडित, हम लोगों ने बाकायदा उसके विजुअल लिए, वो अद्भुत है। अब सच में नहीं लगता है यार 2 महीना बाद ही करवा लिए होते हैं राम मंदिर वाला कार्यक्रम। थोड़ा फ्रेश रहता है लोगों के दिमाग में। ये उन लोगों को लगे जिनके लिए राम चुनावी मुद्दा हो, हमारे लिए चुनाव थोड़ी राजनीति का भी मुद्दा नहीं है। हम तो उस दौर में खड़े थे जब 2 सीटों की पार्टी थे, तो सपने में गुमान नहीं था, हमारी पीढ़ी को गुमान नहीं था। जो सीनियर लोग हैं उनको तो छोड़ दीजिए, कभी जिंदगी में सत्ता आएगी केंद्र की और स्पष्ट बहुमत की सरकार आएगी, ये तो हमें लगता था पता नहीं हमारी जिंदगी में कभी वो दिन आएगा भी नहीं। तब खड़े थे जब लोग हम लोगों का मजाक उड़ाते थे, कहते आरएसएस वाले फैनेटिक हैं, इनके दिमाग की सनक है, मंदिर कोई मुद्दा हो सकता है, इनको तो राजनीति की समझ नहीं है। और आज 303 सीटों के आने के बाद वो काम करके दिखाया। इसलिए वो हमारे आत्मसंकल्प, भारत की अस्मिता का मुद्दा है। जो इन्होंने कहा, लोग उस समय एक गीत गाते थे कि हम मन में भगवान राम के धाम के लिए कहते थे, रोम रोम में रमा है राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे, और जन्मभूमि को अनेक बार दे चुके हैं रक्त, और वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे। इस प्रेरणा से चल रहे थे। कहां उसमें राजनीति थी, चुनाव थी, ये थी लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आपको याद हो उस समय, मैं तो उसको देखा हूं यंग एज में साहब। अगर देखें तो उस जमाने में जो कुछ कैसेट्स बनते थे, तब ऐसे टीवी चैनल्स नहीं थे कि सारे आते हैं, उसमें दिखाया गया है कि जो कारसेवक हैं उन्होंने दो ने एक दूसरे को ऐसे पकड़ रखा है, यानी दोनों की सिर्फ पीठ है और सरकते हुए पीछे जा रहे हैं, पुलिस वाले लाठी मार रहे हैं। जब एक की पीठ में इतना दर्द हो जाता है कि वो लाठी नहीं सह सकता, तो लोग अपने को चेंज कर लेते हैं, अब दूसरा वाला जाएगा, और उनके हाथ में चाकू है, चाकू रस्सा काटने के लिए है, उसी चाकू से पुलिस पे अटैक कर सकते तो नहीं कर रहे हैं। ये विजुअल्स देखे हैं, ऐसे थोड़ी है कि फिर मैं जो कई बार बोल चुका हूं फिर बोल रहा हूं, किसी को लगता होगा ये कोई चीज की ये कुछ ऐसी चीज है। 9 नवंबर 1989 को जिस दिन शिलान्यास हुआ था, जो पहली ईंट कामेश्वर चौपाल से रखवाई गई थी, जो ये लोग कहते हैं ना कि कोई मंडल वंडल कुछ नहीं आया था, वो तथा कथित निचली जाति थे, हम किसी को नीचा नहीं मानते, यानी उस समय के हिसाब से वो विषय सामाजिक समरसता का था। और दिन कौन सा था? देवोत्थानी एकादशी, 30 अक्टूबर 1990, वो फेमस कार सेवा परिंदा नहीं पर मार पाएगा, जिस दिन बलिदान करते हुए कार सेवकों ने जाके झंडा फहरा दिया था, देवोत्थानी एकादशी। और 9 नवंबर 2019 जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जाके चेक कर लीजिएगा, 8 और 9 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी। अच्छा, मानिए तो संयोग और मानिए तो दैव योग। अरे छोड़िए, अभी दूसरा संयोग आपको बताता, अब वो भी किसी दैवीय संयोग की। अब ऐसे ही सोचिए, जैसे लोग कहते हैं ना, अब अगर मोदी जी कह देंगे कि मैं दैवीय कार्य के लिए कार्य कर रहा हूं, तो सबके बड़े आग लग जाती है। ना वो तो सब कहने लगे ना कि मोदी जी ने तो अपने आप को अवतार पुरुष घोषित कर दिया है। ये सुना कि नहीं सुना आपने? 2 लाइनें जरूर बोल दूं। पता नहीं ये बहस करने वाले लोग, चर्चा करने वाले लोग कभी सचमुच पूजा वूजा भी नहीं करते या पूजा सुनते नहीं है क्या? हर हिंदू सामान्य पूजा में भी शुद्ध व्रत नियम उसका पालन करता है। और ये दुनिया में शायद ये सोचने वाली बात होगी कि हम देवताओं का आह्वान करते हैं और फिर कहते हैं स्व स्व स्थाने गच्छ, ये हम करते हैं हर पूजा में। और हम तो मानते ही हैं कि हम सब देव का अंश हैं, हम किसी ईश्वरीय प्रेरणा से किसी न किसी काम के लिए तो आए हुए हैं। अब अगर इसको भी कोई दूसरी तरह अब एक बात सुनिए, डर ये है कि भाई हमारे तो हम सब धर्म भीरू देश है, हर आदमी धार्मिक है, तो ये सच में ना मान लिया मोदी जी को भगवान नहीं भेजा है। भाई देखिए, ऐसा है, निष्काम कर्म का सिद्धांत क्या कहता है?
अगर आप गीता में पढ़ें तो भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देने के बाद कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अगला वाक्य, निमित्त मात्रम भव सव्य साची, तुम निमित्त मात्र बन जाओ, मेरे में विश्वास रख के और कार्य करो। हर हिंदू ये मानता है, गीता के निष्काम कर्म का मूल ही यहीं से निकलता है कि भाई ये ईश्वर का कार्य है, मैं उसका निमित्त मात्र हूं। मगर जिन्होंने शपथ ही सॉलेमली अफर्म की ली हो, स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड ना किया हो, आजादी के बाद जाकर चेक कर लीजिएगा पहली शपथ क्या थी नेहरू जी की। इन द नेम ऑफ गॉड तो नहीं किया था, फिर सॉलेमली अफर्म, सत्यनिष्ठा की शपथ ली थी, ईश्वर की शपथ नहीं ली थी। तो उनके विश्वास में ये समस्या आ सकती है, उनका विश्वास जग सकता है। परंतु जो ये कहे कि राम काज कीने बिनु मोई कहां विश्वास, मतलब मैं तो ये तो कहना चाहता हूं, मोदी जी को प्रेरणा कहां से मिलती है? बाबा विश्वनाथ की धरती का वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं पार्लियामेंट में, तो शायद शंकर जी का जो पूरा स्वरूप है वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को क्या प्रेरणा देगा? मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। सन्यासी हूं दीन दुखी मानव के मन में रहता हूं, वनवासी हूं पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं, और शूल भरे कंटक पथ पर जीवन भर अभियान किया है, और मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर आजीवन अभियान किया है, और जरूरत पड़ी तो प्रलयंकर हूं महाकाल बन पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का। अरे पापों का अवसान फिर क्या? अब फिर कहेंगे लोग जो है डरा रहे हैं, 4 तारीख के बाद पापों का अवसान करना शुरू करेंगे, फिर वो होगा। नहीं, देखिए वो तो सहज भाव से हो रहा है। वो लोग कहते हैं ना एक्सरे कराएंगे, अब एक्सरे में तो 2200 करोड़ की संपत्ति निकल आती है, तो उस पर बिलबिलाने लगते हैं। अरे आपको अच्छा समय कम रह गया, वो तो बताया ही नहीं इनको अभी तक। राहुल गांधी की कैबिनेट, ठीक बात। अरे उस दिन हमारे मेहमान आए, पत्रकार, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तो कहा राहुल गांधी कैबिनेट बना लिए भाई अपने, आपको मालूम है? वो बताएं कैसे? होम मिनिस्टर में 2 नाम चल रहे हैं। क्या है? एक नाम है तेजस्वी यादव का, सच में बताया है भाई, टीवी पर बताया उन्होंने। अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं वित्त मंत्री। कैबिनेट डिसाइड हो गई, वहां कहां आप लोग भी बैठे? बता रहा हूं, ऐसा है, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी हो, मिडीवल हिस्ट्री, तो जब दिल्ली सल्तनत बहुत कमजोर होने लगी थी, तो ऐसा था कि एक अमीरों का समूह उसे चलाता था, जिसे तुर्कान चहलगानी कहते हैं। सबने पढ़ा होगा अगर मिडीवल हिस्ट्री पढ़ी तो। तुर्कान चहलगानी क्या था कि वो कोई एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं थी, वो सब साझा में होता, तो सबने मिलकर इतना लूटा खाया कि पूरी दिल्ली सल्तनत डूब गई। तो ये जो कैबिनेट है ना, ये तथाकथित कैबिनेट, ख्वाबों ख्यालों की कैबिनेट, चलो पहले न बन पाए तो ख्वाब में ही बनवा लो, हकीकत में ना हो पाए तो सपना ही देख लो, तुर्कान चहलगानी वाली है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जिसे लगे कि हकीकत में नहीं हो सकता, तो सपनों में देखकर सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। देखिए आप तो हमेशा ही कॉन्फिडेंस में रहते हैं, मतलब, लेकिन कहीं दर्शक यही सोच रहे होंगे कि भाई कुछ गड़बड़ा, कहीं तो कुछ गड़बड़ की गुंजाइश तो नहीं है 4 जून मोदी जी के रिजल्ट में। देखिए मुझे तो कोई गुंजाइश नहीं दिखती है, कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। और जिसको कहते हैं कि अब एकदम धरती के भीतर एकदम से कोई बड़ी हलचल चल रही हो, जिसका एकदम ही धरती पे चलते अंदाजा ना लग रहा हो, तो बात अलग है। वरना कहीं भी देश के किसी हिस्से में, और मैं हमेशा कहता हूं ना कि आप रिवर्स कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन सही करने का तरीका वही है। जैसे लोग पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सब जगह पीक पे है, तो नीचे ही जाएगी। अब इसका दूसरा सवाल ये है, ये हम 1990 से सुनते आ रहे हैं, 2019 में भी, जब से हम स्टूडेंट थे तब से सुनते हैं। तो अब सवाल ये है कि कहां बढ़ोगे, कौन कहां आ रहा है? आप जिसे हम लोग बात करते हैं ना, हम लोग तो अक्सर ही बात करते हैं कि भाई कांग्रेस की जरा सीटें बता दीजिए कौन सी आ जाएंगी, या जो दूसरी पार्टियां हैं। आप सोचिए, राष्ट्रीय जनता दल के पास एक सांसद नहीं है लोकसभा में, और फिर भी हम ये कहते हैं कि ना कुछ तो खेल हो सकता है, बड़ा खेल हो सकता है। ठीक है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास एकमात्र सांसद था जो भाजपा में चला गया, लेकिन कहते हैं ना अरविंद केजरीवाल चुनौती दे सकते हैं। ठीक है। राहुल गांधी को उसी मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स में वायनाड जाना पड़ेगा, फिर भी हम कहते हैं कि राहुल गांधी कहीं कोई संकट संशय सवाल, बल्कि संशय आपके टीवी स्टूडियो में होता था। जब से मैं पिछले 25 दिन से वहां हूं, जमीन पर हूं, तब आपको जो आपका ओपिनियन पोल था, जो 350-400 हजार था, उसका बिल्कुल पक्का पुख्ता प्रमाण आपको जमीन में मिलता है। स्टूडियो में ज्यादा डर लगता है, ट्विटर पर ज्यादा लगता है, क्योंकि वहां पे योगेंद्र यादव के ट्वीट हो रहे हैं, वहां पे संजय झा के ट्वीट हो रहे थे, आपको लगा शायद कुछ होगा। अब लेकिन ये लोग बैठे हैं, खुद कह रहे हैं कि हमने ज्यादा सिफोलॉजी तो नहीं करी, हम एक आकलन दे रहे हैं, वो केवल माहौल बनाने के लिए, जिससे जितने भेज बचे हैं उसमें शायद थोड़ा लोगों का मन छोटा। सर समय खत्म हो गया, तो 4 जून के लिए जरा 2 लाइनों के साथ अंत कर दिया जाए प्रोग्राम।
मैं एक लाइन बोल दूं उसके बाद। इन्होंने कहा धरती के नीचे क्या चल रहा है। धरती के नीचे बताएं क्या चल रहा है। पिछले 70 साल में डिकेड बाय डिकेड हम आगे बढ़े, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1984, उसमें भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट बीजेपी नंबर 2 की थी और कांग्रेस डिकेड बाय डिकेड नीचे गई। तो टैक्टोनिक शिफ्ट भारत की राजनीति की हमारे पक्ष में है। अब इस पे मैं आपको 4 जून के बाद बता देना चाहता हूं जो होने जा रहा है, फिर वो किस किस पे ठीकरा फोड़ा जाएगा, उसके लेके उस काल्पनिक कैबिनेट की बैठक होगी। तो मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए पहली लाइन और दूसरी लाइन मोदी जी के लिए कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और मोदी जी की तरफ से कहना चाहूंगा, मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, वो कैबिनेट बना रहे ना काल्पनिक, मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये फिर 4 लाइनें फिर 4 जून को दोबारा याद की जाएंगी। अब कौन सी किस पर फिट बैठेगी उस दिन हम लोग तय कर लेंगे।